करते हैं। जो हैं रीडिंग में आपके पास रेंज ऑफ क्वेश्चन टाइप्स जो हैं वो पूछी जाती हैं, जो कि 14 तक हो सकती हैं, जिनमें से एक जो क्वेश्चन टाइप है जो है शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस वाली, वो अब नहीं पूछी जाती। वो थोड़े पहले पिछले सालों में पूछी जाती थी, लेकिन अब जो है वो वाली टाइप डिस्कस नहीं की जाती। उसके अलावा 13 जो हैं ऐसी क्वेश्चन टाइप्स हैं जो आपके रीडिंग मॉड्यूल में आ सकती हैं। तो एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आपके टेस्ट में जो है, जो आपका टेस्ट होगा, उसमें आपसे 8 से 10 तक जो है वो क्वेश्चन टाइप पूछी जाती है तीनों पैसेज के अंदर, इन 13 में से। तो इन 13 को जो है वो सॉल्व करने के लिए कैटेगराइज किया गया टाइप ए और टाइप बी में। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो टाइप ए वाले आपकी होती हैं क्वेश्चन टाइप्स, उनमें यह है कि आपको जो आंसर्स मिलते हैं वो ऑर्डर से मिलते हैं। लाइक अगर पहले क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में है तो दूसरे का सेकंड में होगा, फिर उसके बाद इस तरह करके। लेकिन जो दूसरी बी टाइप वाले क्वेश्चन हैं उनमें जो है आंसर्स आपको ऑर्डर से नहीं मिलते, वो रैंडम भी हो सकते हैं कहीं से भी। मतलब पैराग्राफ जो है वो मिड वाला भी हो सकता है, एंड वाला भी हो सकता है, और स्टार्ट वाला भी हो सकता है। तो मैं आपको बल्कि शो करवा देती हूँ क्वेश्चन टाइप्स, तो आपको मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर हम जो है ना इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आपने ये याद रखना है कि चूंकि आप जो है आर्ट्स एकेडमिक कर रहे हैं, तो आपकी जो है रीडिंग, उसके लिए आपकी वोकेबलरी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। उसको स्ट्रांग बनाने के लिए आपको अभी मतलब डिफरेंट वर्ड्स को मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी कोई न्यू वर्ड मिलता है तो आप उसको एक्सप्लोर करें, उसका मीनिंग देखें, और उसको कोई उसका सेंटेंस बनाएं, तो आपकी जो है वो वोकेबलरी खुद ब खुद इन्हेंस होती जाएगी और आपको चीज़ों की समझ आती जाएगी। तो आपने ये याद रखना है कि जो आपका एकेडमिक रीडिंग का टेस्ट है ना, वो आपकी रीडिंग को टेस्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि वो आपकी वोकेबलरी को टेस्ट कर रहे होते हैं। मतलब ज़्यादातर इसमें जो हमारा लिसनिंग था ना, उसमें ये होता था कि जो ऑडियो में बोले जाते हैं वर्ड्स, उनमें से मोस्टली आपके यहाँ क्वेश्चन में होते थे। लेकिन यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन में वर्ड्स यूज किए जाते हैं, उनको एज इट इज उठा के आंसर आंसर आपको उस तरह का नहीं मिलेगा। मतलब वो वर्डिंग आपको आंसर में नहीं मिलेगी, बल्कि वो उसका कोई सिनोनिम होगा या कुछ भी उससे डिफरेंट करके उसको रिफ्रेज करके दिया होगा, तो आपको वो जो है वहां से आंसर निकालना होगा। यही वो आपकी स्किल जो है वो टेस्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा यह है कि डिफरेंट क्वेश्चन के लिए डिफरेंट जो है वो टिप्स हैं। आप एक ही स्ट्रेटजी जो है सारे तीनों पैसेजेस पे अप्लाई नहीं कर सकते। इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और आप जो है आंसर नहीं निकाल पाएंगे टाइम के अंदर। तो आपने सबसे पहले ये है कि इसकी जो है क्वेश्चन टाइप्स उनको अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन टाइप्स किस तरह की आती हैं और उनको किस तरह से आपने टैकल करना है। तो इसमें जो ए टाइप वाले क्वेश्चन हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि ए टाइप वाले क्वेश्चन वो हैं जिनके आंसर्स आपको ऑर्डर से मिलते हैं। तो उनमें हो सकती हैं आपकी ब्लैंक्स हो सकती हैं, या आपको कोई समरी कंप्लीट करनी पड़ सकती है, टेबल हो सकता है, फ्लो चार्ट डायग्राम हो सकती है। उसके अलावा आपकी एक आती है क्वेश्चन टाइप्स ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन और यस नो नॉट गिवन। तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं, सिंपली आपने ये याद रखना है कि जो भी कंप्लीशन वाले आपके पास कोई कंप्लीट करने वाला आ गया क्वेश्चन, तो वो आपका ए टाइप ही होगा, यानी उसके आंसर्स आपको ऑर्डर में मिलेंगे। जैसे ये ब्लैंक्स हो गए, तो इनके जो है आंसर्स आपको पैराग्राफ में ऑर्डर से मिलेंगे। 8 का पहले आएगा, 9 का बाद में, 10 का उसके बाद, इस तरह करके। इसी तरह ये जो आपकी दूसरी क्वेश्चन टाइप है, ये ट्रू फॉल्स वाली, इसमें भी ऐसा ही होगा। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट जो आपकी टाइप मल्टीपल चॉइस, जैसे ये जो है चलो इसको अभी रहने दें। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये जिस तरह ये आपका आ गया, ये भी आपने बेसिकली एक वो इसको पैराग्राफ को कंप्लीट करना है, तो इसका आंसर भी आपको ऑर्डर में ही मिलेगा। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं जिनमें आपने ब्लैंक्स बेसिकली आपको आ जाती हैं, उसमें डायग्राम आप करते हैं तब भी उसमें ब्लैंक्स आ जाती हैं, या फ्लो चार्ट आता है, या आपके पास टेबल आ जाता है। तो उसमें आपके पास अगर ब्लैंक्स जहां भी आपको नजर आए, तो इसका मतलब ये है कि आपको आपके आंसर्स ऑर्डर से मिलेंगे। अच्छी न्यूज़ है ये, आप इसको जल्दी से अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये सबसे आसान है। अच्छा, उसके बाद आप आपके आ जाते हैं बी टाइप क्वेश्चन। बी टाइप क्वेश्चन में आपको जो है आंसर्स वो ऑर्डर से नहीं मिलते। जैसा कि ये जैसे मल्टीपल चॉइस हो गया, आप आपसे ये पूछ लिया गया, तो इसका जो आंसर आपको मिलेगा, हो सकता है इसकी एक स्टेटमेंट जो है, जैसे उसने कहा कि यहाँ से आप कोई सी दो स्टेटमेंट बताएं कि कौन सी करेक्ट है। तो आपको हो सकता है जो पहली स्टेटमेंट है वो आपको लास्ट में मिल जाए, और जो दूसरी है वो आपको फर्स्ट में मिल जाए। तो ये जो है थोड़ा रैंडम होता है।
तो इसमें आपको ऑर्डर, सॉरी, ये क्वेश्चन टाइप जो है ऑर्डर फॉलो नहीं करती। इसी तरह ये एक और जो है इंफॉर्मेशन आपने मैच करनी होती है। बेसिकली ये जो यहाँ पे कोई टाइटल दिया गया है, ये आपके कौन से पैराग्राफ में कंटेन करता है, ये इस तरह की हेडिंग होती है। तो ये भी ऑर्डर से नहीं होता, ये रैंडम कहीं से भी हो सकता है। हो सकता है जो आपका क्वेश्चन 17 है उसका आंसर ए हो, यानी बिल्कुल पहला हो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। फिर उसके अलावा आपकी जो नेक्स्ट टाइप हो सकती है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ अगर यहाँ हो। हाँ, ये तो मल्टीपल चॉइस है ना। ये जो इस तरह के क्वेश्चन टाइप है ना, ये भी बेसिकली ब्लैंक ही है। लेकिन यहाँ पे आपने ये देखा कि यहाँ पे भी कुछ जो है वो आ गई, लिस्ट लिस्ट आपकी आ गई, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आ गई। तो ये भी ऑर्डर से होगा, ये इन ऑर्डर नहीं होगा। उसकी वजह ये है, देखिए ये भी ब्लैंक्स ही हैं, यानी आपकी एक समरी ही कंप्लीट हो रही है। तो आपने इसको देख के परेशान नहीं होना कि इसके जो हैं आंसर्स हमें ऑर्डर से नहीं मिलेंगे। इसके जहां भी, मैंने आपको पहले बताया ना, जहां भी ब्लैंक्स आएंगी तो वो आपको आंसर ऑर्डर से ही मिलेंगे। अच्छा, ये ट्रू फॉल्स, ये जो दूसरा मैंने आपको बताया था येस नो नॉट गिवन, इसके आंसर्स भी आपको ऑर्डर से मिलते हैं। ये भी ए टाइप क्वेश्चन है। अच्छा, डिफरेंट टेस्ट जब हम करेंगे तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की समझ आएगी, और साथ साथ जो है आपकी वो टिप्स जो हैं वो जब अप्लाई होंगी तो आपको समझ आती जाएगी। साइड बाय साइड ओपन कर लिया है, क्योंकि आपका जो क्योंकि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो उसमें इसी तरह आपके जो है पैसेज और क्वेश्चंस जो हैं आपके, वो इस तरह आपको साइड बाय साइड शो होंगे। तो आपने जो है वो इस तरह करके अटेम्प्ट करना होगा। वहाँ पे हाईलाइटिंग का ऑप्शन भी होगा, और जो आपका होगा आंसर वो आपने वहाँ पे टाइप करना होगा, या जो भी आपको चूज वाला ऑप्शन होगा, जिस तरह भी आपका क्वेश्चन टाइप है। तो आपने याद ये रखना है कि जब आप जो हैं पैसेज जो है रीड करें, तो आपने ये नहीं करना कि फौरन से पूरे पैसेज को रीड करना है, बल्कि आपने अपने टाइम को मैनेज करने के लिए, क्योंकि रीडिंग मॉड्यूल के लिए आपके पास 1 घंटा होता है, उसमें आपने जो है तीनों पैसेजेस जो है वो सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने वैसे लिखा होता है कि आप 20 मिनट लगाएं, लेकिन ये वैसे इन्होंने बताने के लिए लिखा हुआ, आपने अपनी प्रैक्टिस इस तरह करनी होती है कि जो आपके 3 पैसेजेस हैं उनमें जो आपका पहला पैसेज है वो इजी होता है, क्योंकि उसमें दोनों ए टाइप क्वेश्चंस आते हैं, और मोस्टली उसमें ब्लैंक्स या ट्रू फॉल ही होते हैं। बहुत रेयर ऐसा हो कि कोई और टाइप आ जाए। तो आप जो है इसको, इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप इस पैसेज को 13 to 14 और मैक्सिमम 17 मिनट्स के अंदर आपका ये वाला पैसेज जब सॉल्व हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ से 5 ही मिनट जब बच जाएंगे, तो वो 5 मिनट आप जो है पैसेज 2 को दे सकते हैं या 3 को दे सकते हैं। क्योंकि जो पैसेज 2 होता है उसमें मोस्टली वो हेडिंग्स वाले आ जाते हैं पैराग्राफ। तो वो तो उस जब जहां पे भी आपको, जैसे अब ये आपका पैसेज 1 है ना, कल ये एक दफा डिस्कस हो चुकी है ये वाली टाइप, लेकिन मैं दोबारा इसको डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन टाइप्स की समझ आए। तो जो आपका ये पहला पैसेज 1 आप देख रहे हैं ना, जो पहला आपका पैसेज है, इसमें देखें वो हेडिंग वगैरह नहीं है यहाँ स्टार्ट में, सिंपल है ये सॉरी पैसेज। तो इसको, इससे यही नजर आ रहा है कि उम्मीद लग गई है हमें कि इसमें ए टाइप के ही क्वेश्चन होंगे। लेकिन जब आप पैसेज 2 पे आते हैं, ये देखिए यहाँ पे जब आपने ये देख लिया कि पैराग्राफ के शुरू में आपको हेडिंग मिल गई इसके लिए ABC, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है आपका काफी टाइम लगने वाला है। उसकी वजह ये नहीं है कि ये बहुत मुश्किल होता है, उसकी वजह ये है कि आंसर्स आपको रैंडम मिलते हैं। हो सकता है आपसे 3 क्वेश्चन टाइप्स डिस्कस की जाएं, तो वो थोड़ा टाइम लेती है। मुश्किल नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करते हैं, आपको चीज़ें लोकेट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये इसका है। और उसके अलावा जब आप, कभी कभार ऐसा होता है कि वो 3 में जो आपका पैसेज 3 है वो भी कभी कभी आ जाता है हेडिंग के साथ। लेकिन मोस्टली यही होता है कि आपका जो पैसेज 2 है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप जो 5 मिनट वो वाले बचाएंगे वो उसको दें, और ताकि आपका टाइम जो है वो अच्छे से मैनेज हो। और उसके बाद यह है कि जो आपका रीडिंग का मॉड्यूल है, अगर आप चाहें तो आप इसमें फुल बैंड ले सकते हैं। ये टोटली आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी चीज़ जो है वो बाहर से कोई अपना कॉन्सेप्ट या अपना आइडिया आपको लाने की ज़रूरत नहीं होती। लिसनिंग में भी ये होता है कि आपको स्पेलिंग जो है वो खुद से मेंटेन करने पड़ते हैं, तो आप वहाँ पे भी वो जो है अपने मार्क्स लूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है, जो कुछ है वो यहीं पड़ा हुआ है, यहीं से आपने उठा के सिर्फ उसको लोकेट करना है, अपने आंसर को, करेक्ट आंसर को, और यहाँ डाल देना है। यहाँ से आप इजीली जो है फुल मार्क्स ले सकते हैं। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो, आपकी जो है अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करने की अच्छी हो, तो आप आसानी से यहाँ से अच्छे बैंड्स ले सकते हैं।
और जबकि दूसरे जो मॉड्यूल हैं उनमें आपको आपकी जो है थोड़ी बहुत आपकी वो यूज़ होती है, जैसे आपका राइटिंग हो गया या स्पीकिंग हो गया, वो तो टोटली आप पे ही डिपेंड है। जबकि जो आपका लिसनिंग है उसमें आपके पास थोड़ी सी ये एक होती है कि ऑडियो एक ही दफ़ा चलती है, तो आपको उसको रिपीट करने का आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। तो आपके पास अगर एक बार आपका आंसर मिस हो गया तो वो मिस ही हो जाता है। लेकिन रीडिंग में आप टाइम को अच्छे से मैनेज करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो एंड पे अगर आपके पास 2 से 3 मिनट बच रहे हैं तो आप वापस आके उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास थोड़ा सा इसका है एडवांटेज है। अगर देखा जाए दूसरी तरफ से तो रीडिंग सबसे मुश्किल भी है और सबसे इजी भी है। मुश्किल इस सेंस में है कि यहाँ पे आपकी वोकेबलरी थोड़ी ज़्यादा टेस्ट की जाती है, क्योंकि जो है वो क्वेश्चन टाइप्स उनमें आपका रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है वोकेबलरी, क्योंकि सेम वर्डिंग क्वेश्चन की उठा के पैराग्राफ में नहीं दी होती कि आप फौरन से आंसर ढूंढ लें। आपको सिंपल कीवर्ड एक लोकेट, एक दो तीन हो सकता है आपको मिल जाए, तो फौरन से फिर आपको वो कीवर्ड ढूंढना होता है, फिर जो है आपको आंसर मिलेगा। तो इसके लिए जो सिंपल स्ट्रेटजीज यूज की जाती हैं दो तीन, वही एक होती है वो स्किम एंड स्कैन वाली, के फौरन से आप जो है अपना कीवर्ड लोकेट करें और देन वो करें, जो है आप क्वेश्चन को पढ़ें, फिर पैराग्राफ को पढ़ें, फिर ढूंढें। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हर एक क्वेश्चन टाइप के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी है। कुछ में आपको पहले पैसेज रीड करना पड़ता है अपनी जो है अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कुछ में आपको जो है वो आंसर सॉरी क्वेश्चन पहले रीड करना पड़ता है। तो ये आपको कोशिश यही होगी कि सब कुछ आपको इन टाइम बताया जाए, ताकि आपकी एक जो है अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाए। हम आगे चलते हैं। तो जैसा कि ये हमारा है पैसेज फर्स्ट, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने टाइटल को देखना है। फौरन से आपने इधर क्वेश्चन पे नहीं पहुंच जाना देखने के लिए कि क्या आ गया जी मेरे टेस्ट में। ये भी करते हैं लोग कि फौरन से अपना पूरा टेस्ट ओपन करके देख लेते हैं, 2 पे भी चले जाते हैं, 3 पे भी चले जाते हैं। तो इस तरह करने से अगर आप सारे क्वेश्चन टाइप एक ही दफा देख लेंगे तो आप पे प्रेशर भी थोड़ा सा हो जाएगा कि मेरा तो मुश्किल टेस्ट आ गया। तो आपने ये नहीं करना, फौरन से आपने पैसेज 2 पे नहीं जाना, बल्कि आपने पहले पे ही रहना है। इसको कोशिश करनी है कि जल्दी से सॉल्व करें और फिर 2 की तरफ जाएं, और फिर जब 2 सॉल्व हो जाए आपका तो फिर 3 की तरफ जाएं। और ऐसा नहीं करना कि फौरन से अपना पूरा टेस्ट जो है उसको चेक कर लेना है, तो फिर आप जो है मेंटली थोड़ा सा टॉर्चर हो जाएंगे कि ये मैं कैसे करूंगा या कैसे करूंगी। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना जितना मर्जी मुश्किल टेस्ट आ जाए। ये याद रखना है कि इसका आंसर इधर ही पड़ा हुआ है, तो वो आपकी एबिलिटी है कि आप किस तरह उसको ढूंढते हैं और निकालते हैं। अच्छा, तो उसके लिए जो है मेरी अप्रोच जो है वो ये है कि आप बजाय इसके कि पूरा आप ये वाला पैसेज रीड करें, तो यहाँ पे सबसे पहले आप थोड़े से कोई डेट है या कोई नेम्स वगैरह है तो उनको हाईलाइट कर लें। अगर आप हाईलाइट ही करते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि उसकी रीडेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। आपको जो है चीजें वो छोटे छोटे पीसेस में नजर आना शुरू हो जाती हैं, तो आप जल्दी से उसको देख सकते हैं। दूसरा फायदा ये है कि जब आपने कोई वर्ड हाईलाइट किया होगा तो आपके, अगर आपकी नजरों के सामने से वो गुजरा है तो आपको याद होगा कि ये वाला मैंने यहाँ पे किया या ये वर्ड ऐसा जो क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पे था, तो आप फौरन से वो ढूंढ सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। मेरे मुताबिक जो कीवर्ड्स मुझे नजर आ रहे हैं उनको मैं करती हूँ अंडरलाइन। तो कोई भी, जैसे मैंने पहले बताया कि आपने बहुत ज्यादा वर्ड्स को हाईलाइट नहीं करना, बल्कि जो भी कोई डेट या नेम, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सिटी का नेम, किसी पर्सन का नेम, वो वाली चीज आपको नजर आ रही है तो आपने सिंपल उसको ही हाईलाइट करना है। तो मुझे कुछ वर्ड्स नजर आए तो उनको मैंने हाईलाइट कर लिया। तो अब जो है आप अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसमें देखते हैं कि मैंने जैसे पहले बताया था, आपने कोशिश यही करनी है जो आपका टाइप ए क्वेश्चन है उसको पहले सॉल्व करना है, क्योंकि वो आपका कम टाइम लेगा और आप जो है उसको जल्दी अटेम्प्ट कर सकेंगे। अब ये जो आपका पैसेज है इसमें दोनों ही, ये जो है ट्रू फॉल्स वाला ये भी ए टाइप वाला क्वेश्चन है, और ये जो आपकी ब्लैंक्स आ गई हैं ये भी ए टाइप का क्वेश्चन है। तो आप दोनों में से किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपका ये जो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन वाला है ये थोड़ा सा लॉजिकल है, इसमें आपको थोड़ा सा इसको चीजों को समझ के तो फिर करना पड़ेगा, तो ये भी आपका थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा। तो आप पहले ब्लैंक्स को सॉल्व करें, क्योंकि ये सिंपल होती हैं और फौरन से आपको मिल जाएंगी। तो आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए कि ब्लैंक्स जो हैं उनको आप पहले सॉल्व करें। तो हम पहले ये हैं 8 to 13, तो इनको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो उसी तरह आपने पहले यहाँ ऊपर आना है, देखना है कि वो क्या पूछ रहे हैं हमसे। तो उसने कहा है कि ओनली वन वर्ड ही आपका होना चाहिए, इस ब्लैंक में आना चाहिए।
तो इसके लिए आप क्वेश्चन को साथ साथ रीड करते हैं। कुछ लोग ये भी करते हैं कि क्वेश्चंस में से ही कीवर्ड्स को फौरन से हाईलाइट कर लेते हैं। आप ये भी कर सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस पे है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपने खुद देखना है कि कौन सी जो है स्ट्रेटजी वो आपके लिए ज्यादा अच्छी जो है वो अच्छे रिजल्ट्स जो लेके आ रही है। तो अपनी अपनी अप्रोच हो सकती है। जो मेरी नज़र में बेस्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। टाइटल है वो है आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक आइसलैंड सेल सेटलर्स। ये जो होते हैं सेटलर्स, एक जो है वर्ड, इसका मतलब ये होता है कि कुछ लोग जो एक से ज्यादा टीम की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह आबाद होने के लिए चले जाते हैं। अपनी जुबान में बोलें तो जो हिजरत कर लेते हैं उस तरह। तो ये उनके बारे में डिस्कस कर रहा है आर्कियोलॉजिस्ट। अच्छा, ये मैं बताना भूल गई कि जो आपका आर्ट्स सॉरी रीडिंग का जो टेस्ट है एकेडमिक, इसमें आपसे चूंकि ये एकेडमिक है तो इससे आप मतलब इसके जो पैसेजेस होंगे या तो वो कोई रिसर्च हो सकती है, कोई टॉपिक हो सकता है, या किसी का कोई लेक्चर हो सकता है। तो इसी तरह की चीज़ ही पूछी जाएगी आपसे। कोई जनरल टॉपिक नहीं डिस्कस किया जाएगा। मोस्टली यही होता है कि वो कोई पैसेज ऐसा उठाते हैं, हिस्ट्री से उठा सकते हैं या किसी साइंटिस्ट की कोई रिसर्च उठा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन होगी। मतलब ये है कि एकेडमिक डिस्कशन ही होगी, कोई भी आपका जनरलाइज टॉपिक नहीं होगा। इसके मुकाबले में जो आपका वो दूसरा होता है आर्ट्स जनरल रीडिंग, तो उसमें जो है वो डिफरेंट होता है। लेकिन एकेडमिक में आपसे लेक्चर वगैरह और इस तरह की चीज़ें, रिसर्च और थीरीज वगैरह ही डिस्कस की जाती हैं। तो ये आप जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद ही समझ आ जाएगा कि इसमें नेम और डेट और ये किस तरह से जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये बताया होता है, मतलब कोई रिसर्च डिस्कस की हुई है, ये अब हुई है या इस ये पहले कब हो चुकी हुई है, इसके क्या रिजल्ट्स हैं, तो उन चीज़ों को बेसिकली यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो आते क्वेश्चन 8 की तरफ आते हैं। उसमें वो क्या कहना चाह रहा है वो देखते हैं। एक्सक्यूवेशन ऑफ रॉक्स शेल्टर्स इनसाइड। तो इनसाइड वाला जो वर्ड है, इस हमें पता चला कि वो मतलब किसी चीज के बारे में डिस्कस करने लगा है जो कि हो सकता है कि वो कुछ ऐसा कह दे कि कोई एक बैग है वो कमरे में पड़ा हुआ है। इनसाइड की जब बात आ गई तो हमें ये कीवर्ड मिला कि आगे ब्लैंक में इसके रिलेटेड ही बात होने लगी है। तो मैंने इसको सिंपल हाईलाइट कर लिया। डैश नियर द विलेज ऑफ कैलो रिवील्ड। तो अब आपने यहाँ पे कोई नेम या डेट वगैरह मेंशन नहीं है, लेकिन ये जो एक नेम है वो सिटी का होगा या क्या पता नहीं नेम है, मुझे नहीं आइडिया इस चीज़ का। अब इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ये हमें एक मिला, इसको हम ढूंढ सकते हैं कि ये कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो फिर हो सकता है हमारी जो ब्लैंक है वो उसी के इर्द गिर्द ही होगी। इसको आप स्कैनिंग कह सकते हैं। स्कीमिंग आपकी होती है कि आप जो है सपोज ये आपका पैराग्राफ है तो आप इसको स्टार्ट वाली लाइन पढ़ें और देन एंड वाली पढ़ें और आपको समझ आ जाए कि इसमें क्या आइडिया डिस्कस हुआ हुआ है। तो अभी यहाँ पे हम बेसिकली स्कैन वाली ही यूज करेंगे। हमें ये कीवर्ड मिला है तो इसको देखते हुए हम चलते हैं। तो ये वाला कहीं पे अगर मैंने हाईलाइट किया हो या मुझसे छूट गया होगा, मुझे इसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। वर्ड मिल गया। अब इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं तो होप्स हो कि ये आंसर हमें मिल जाए। जस्ट इनलैंड फ्रॉम द विलेज ऑफ केलो ऑन ओबीज नॉर्थ कोस्ट। ये किसी साइंटिस्ट का आई गेस नाम होगा जिसकी रिसर्च होगी। ये यहाँ पे स्टार्ट में डिस्कस हुआ है। तो Shipton and his colleagues found two caves containing prehistoric rock shelters that were suitable for excavation। ये वाला जो वर्ड यूज हुआ है ये यहाँ पे स्टार्ट में भी यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कि आप कुछ खोद के तो कुछ जो है वो ढूंढें। जो रिसर्च वगैरह करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, तो वो जमीन की खुदाई करके तो कुछ निशानात वगैरह ढूंढते हैं। ये बेसिकली उस प्रोसेस का नाम है। अच्छा, तो क्वेश्चन में उसने हमें पूछा था कि जो हमारी हुई है एक्सकेवेशन ऑफ रॉक, वो कहाँ पे हुई है। इनसाइड डैश नियर द विलेज ऑफ केलो। केलो विलेज में उसके नजदीक कहाँ पे हुई है। तो शिप्टन या जो भी इसका नाम है पर्सन जो था वो थी कंटेनिंग प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स दैट वर सूटेबल फॉर एक्सक्यूवेशन। अब देखें उसने यहाँ पे पूरा जो है सेंटेंस उसको रीफ्रेज किया। कोई भी चीज आपको एज इट इज नहीं मिली। वो कह रहा है कि उस वो जो बंदा था वो और उसके दोस्तों को या उसके कोलीग जो भी थे
उन्हें दो गारें मिली थी जिनमें जो है प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स जो हैं उनकी रिसर्च के लिए वो क्या थी, सूटेबल थी। तो हमें आंसर क्या मिला, टू केव्स। अब आपने एक्साइटमेंट में उठा के टू केव्स नहीं लिख देना, बल्कि इधर ऊपर जाना है। यहाँ पे देखिए उसने हमसे क्या मांगा हुआ, एक वर्ड। तो आपने वो एक वर्ड कौन सा लिखना है, केव्स वाला। उसकी वजह ये है कि उसने अब टू तो नहीं लिख सकते, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता। इनसाइड केव्स, तो गार के अंदर उससे कोई इस तरह की चीजें जो भी वो ढूंढ रहा था, या जो भी इसका है सेंटेक्स पैसेज का, वो उसको मिला। सॉरी, जो उसकी थी रिसर्च उसके रिलेटेड उसको कोई निशानात मिले। तो आपका आंसर यहाँ पे जो है वो केव्स होना चाहिए। क्योंकि मैं इसको बहुत डिटेल से इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये एक जो है ब्लैंक्स वाली टाइप, ये आपकी पांच मजीद टाइप्स को कवर करती है। तो फिर हर टाइप को हम डिस्कस नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है। तो ये एक ब्लैंक से आपको, ये जो ब्लैंक्स वाली स्ट्रेटजी है वो सबके लिए ही यूज होती है। तो इसमें आपकी छह जो है टाइप्स वो कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट लाइन पे आप आए, यहाँ पे कोई कीवर्ड ढूंढे तो ये हमें एक कोई नंबर नजर आ रहा है, लेकिन इसमें कोई ब्लैंक नहीं है, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपने इसको पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, बल्कि नेक्स्ट आ जाना है। यहाँ पे उसने कहा है कि एक्सिस मेड आउट ऑफ। मेड आउट की जब बात आ गई तो इसका मतलब है कि कोई हो सकता है कि कोई मटेरियल ही डिस्कस हुआ हो। जैसे घर हैं तो वो किस चीज़ से बने होते हैं, या आपके डिफरेंट जो हैं, लाइक आपकी चेयर्स हैं वो कैसे बन सकती हैं, प्लास्टिक से बन सकती हैं, या कुछ भी। मतलब मेड आउट की बात आ गई तो इसका मतलब है कोई मटेरियल ही डिस्कस हुआ होगा। तो ये जो इस तरह की आपकी अपनी थिंकिंग है ना, कि किस तरह का वर्ड आना चाहिए, ये भी बड़ी आपको हेल्प आउट करती है ढूंढने में। और उसके बाद ये जब आप वो वर्ड लिख लेते हैं, सपोज आप, मैंने ये केव्स उठा के लिख लिया, तो अगर ये मेरा आंसर रॉन्ग होगा ना, तो इसका यहाँ पे कोई सेंस बनेगा ही नहीं। मतलब ये जो पूरा सेंटेंस है इसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा। तो तब भी आपको पता चल सकता है कि आप जो है गलत जा रहे हैं, आपका आंसर जो है वो गलत है। तो आप ये जो हमें इस क्वेश्चन में कीवर्ड मिला है क्या, मेड आउट, ये हमें पता चल गया कि कोई मटेरियल के बारे में डिस्कस हुई होगी। अब उसके बारे में वो आगे क्या कह रहा है, डेटिंग आफ्टर अराउंड 11,700 ईयर्स अगो। तो अब ये हमें एक नंबर नजर आया, तो कोशिश ये होगी कि आप अपने पूरे पैसेज में इस नंबर को लोकेट करें। अब फिर दोबारा से ये मैं बता रही हूँ जिनको नहीं भी क्लियर हुआ कि आर्डर का क्या मतलब था। कि अब जो है हमें पहला जो हमारा क्वेश्चन था, सॉरी ये कौन सा आठवां जो हमारा क्वेश्चन है, उसका हमें आंसर अगर यहाँ पे मिला है, तो जो हमारा नौवां क्वेश्चन है उसका आंसर इससे आगे ही होना चाहिए, यहाँ पीछे नहीं हो सकता। जो सेकंड पेज है उसके बिल्कुल स्टार्ट में ही ये वर्ड जो है इसको हाईलाइट किया हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि ये इसी के बारे में बात हो रही है। तो रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं कि वो क्या कह रहा है। रफली 11,700 ईयर्स अगो, एज द मोस्ट रिसेंट ice age ended, the climate became significantly warmer and wetter, no doubt making obese jungle much thicker। तो इसके बारे में तो बात नहीं हुई कि जो एक्सिस हैं, कोई एक्सिस हैं उनके बारे में बात हो रही थी कि वो किस चीज से बने हुए थे इस डेट से पहले, या इस डेट के साथ पहले की। खैर उसने बात नहीं की, अराउंड कहा है। तो इस डेट में जो है वो एक्सिस की किन चीजों से बने होते थे। तो पहली दो लाइनों में तो हमें आंसर नहीं मिला, उसने कोई ऐसी बात नहीं की। उसने सिंपल ये बात किया कि क्लाइमेट जो है वो चेंज हुआ था, तो उसका क्या, जंगल पे क्या इफेक्ट हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट इसको रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर, इट इज नो को इंसिडेंस दैट अराउंड दिस टाइम द फर्स्ट एक्सिस जो थे क्राफ्टेड फ्रॉम स्टोन। तो देखें ये आंसर मिल गया कि जो हमारे पहले एक्सिस थे वो किस चीज से बने थे, स्टोन से, रेदर देन सी शेल्स अपीयर। बेसिकली इसको लॉजिक डेवलप करना नहीं कहते, बल्कि ये आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मतलब आपकी थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग इस तरह से होनी चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है और आपने किस तरह से इसको ढूंढना है। यही आपकी एकेडमिक रीडिंग का टेस्ट है। और आपने जो है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टाइप को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना है। छोटी सी आपको टिप तो नहीं है, लेकिन मेरी जो थी अंडरस्टैंडिंग वो ये थी कि मुझे ये हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे अब ये पैसेज वन डिस्कस हो रहा है ना, तो इसमें अगर मैंने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ये देखें मेरे यहाँ से, सॉरी, ये मेरे यहाँ से मुझे आंसर्स मिलना स्टार्ट हुए थे। ये यहाँ से केव्स वाले में से ना। तो हो सकता है कि ये मेरे जो हैं एंड तक जाएं, या फिर यहाँ तक जाएं। अब ये पूरी ब्लैंक सम करते तो पता चलता कि वो कहाँ तक जा रहा है। तो मेरी ये सोच होती थी कि अब अगर इसने ये वाला क्वेश्चन जो है इन पैराग्राफ्स में से दे दिया है, तो ये जो दूसरा है ये यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी कुछ लोग की होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ एक दो चीजें वो यहाँ से भी लेके आएगा। तो मोस्टली यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर उसने जो आपकी सेकंड टाइप है वो यहाँ से स्टार्ट की है, तो होता यही है कि वो जो आपकी दूसरी टाइप होती है वो कहीं और से स्टार्ट करता है। मतलब वो ये नहीं हो सकता कि इन्हीं चार
पैराग्राफ्स में से ही आपके दोनों जो हैं वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बल्कि वो पूरे पैसेज को इसमें जो है एंगेज करेगा और पूरे पैसेज में से आपकी क्वेश्चनिंग करेगा। मकसद होता क्या है? सबसे पहले तो इनके मतलब को जो है अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि इनमें फ़र्क क्या है। जो आपका फॉल्स और नॉट गिवन होता है ना, उसमें मोस्टली लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और थोड़ा सा वहां से उनको राइट आंसर मिल भी जाता है लेकिन वो उसको रॉन्ग कर जाते हैं। जो आपकी ट्रू स्टेटमेंट होती है, ट्रू स्टेटमेंट आपकी ये है कि ये जो उसने क्वेश्चन में बात बोली है ना आपके पैराग्राफ में, वो पूरी की पूरी बात जो है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। जो आपका फॉल्स होता है उसका ये है कि आपके क्वेश्चन में जो बात उसने बोली है पैसेज में, वो उसके अपोजिट ही बोलेगा। ठीक है? जैसे अगर वो इस तरह कह सकता है कि जैसे रिसर्च के बारे में अगर बात करें, तो जैसे चांद पे जी पहला कदम जो है किसने रखा था, हो सकता है कि उसने क्वेश्चन में कहा हो कि इस बंदे ने रखा था, लेकिन वो पैसेज में ये कह दे कि इससे पहले भी बंदे रख चुके थे। तो ये कंप्लीट जो है अपोजिट हो गया, तो यहाँ पे आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर तीसरा, सिंपल मैंने एग्जांपल दी, यहाँ पे कोई ऐसी बात लिखी नहीं हुई। अगर आपका नॉट गिवन है, सॉरी, आपको कैसे पता चलेगा कि वो नॉट गिवन है? नॉट गिवन गिवन जो है वो आप कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसने जो यहाँ पे कोई आइडिया होता है उसको डिस्कस तो किया होता है, उसके रिलेटेड इसमें पैराग्राफ में चीज होती है, लेकिन जो क्वेश्चन में उसने स्टेटमेंट दी होती है वो वाली इंफॉर्मेशन उस पैराग्राफ में नहीं होती, कंप्लीटली नहीं होती, तो आपको पता चल जाता है कि इसके बारे में यहाँ पे बात डिस्कस नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी मिस्टेक हो सकती है वो ये हो सकती है कि आपने ये नहीं करना कि अब जैसे ट्रू फॉल्स है और नॉट गिवन है तो आपने सिंपल इसकी जगह टी लिख दिया इसके आंसर में, या फिर एफ लिख दिया, या फिर एन जी लिख दिया। ऐसा नहीं आपने करना, बल्कि आपने इसको कंप्लीट ट्रू ही लिखना है और कंप्लीट जो है वो फॉल्स ही लिखना है। अच्छा, तो अब इसके लिए जो है आपका स्ट्रेटजी, वो ये है कि आपने इस पूरी लाइन में से कोई एक ऐसा वर्ड होगा, आपके पूरे क्वेश्चन में से कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो कि आपकी इस पूरे क्वेश्चन को, यानी कि उसकी जान होगा, उसी पे ही सब कुछ टिका होगा। आपने उस वर्ड को समझ लिया, कोई भी वर्ड है, सपोज यहाँ पे कोई अराउंड का वर्ड है, आपने इसको समझ लिया तो आपको पूरा जो है उसका आइडिया वो समझ आ जाएगा। ठीक है? तो हम इसकी तरफ चलते हैं। आपने इसमें से कोई वर्ड जो है वो बताना होगा। रिसर्च हैड टेकन प्लेस ऑन द आइसलैंड ऑफ ओबी बिफोर द अराइवल ऑफ सेरी शिप्टन एंड हिज कलीग। तो इस पूरे में जो मेरी समझ में आया है वो है आपका बिफोर। अब ये देखिए, ये जो बिफोर है ना आपका, ये इन दोनों आइडियाज को कनेक्ट कर रहा है। वो ये कह रहा है कि जो रिसर्च यहाँ पे हुई है इस आइसलैंड पे वो क्या थी? बिफोर, पहले से हो चुकी थी, बिफोर द अराइवल ऑफ ये सैरी शिप्टन। ये इस तरह के साइंटिस्ट के नाम होते हैं, अंग्रेजों के नाम, तो वो प्रोनाउंसिएशन हमारी थोड़ी सी कभी गलत भी हो जाती है, तो आपने उस पर फोकस नहीं करना, ना उसको पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट करना। एंड हिज कलीग, तो वो ये कह रहा है कि ये जो रिसर्च है ये इन लोगों के आने से पहले भी हो चुकी थी। ठीक है? तो ये देखिए, बिफोर का जो वर्ड है ना, इसने आपको पूरा आइडिया समझा दिया। हो सकता है कि आपने ये पूरा तो रीड कर दिया, आप बिफोर पे फोकस करना भूल गए, तो आप यहाँ से पूरा गलत कर सकते हैं। तो अब हम इसमें हमें जो मिला है नेम वो ये वाला है, तो हम इस नेम को लोकेट करते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे है। स्टार्ट से ही चूंकि स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट में ही उसने देखें इसका पूरा नाम दे दिया हुआ है, डॉक्टर ये जो भी था, और इसके क्लिक के बारे में डिस्कस किया है, तो इसको रीड आउट करते हैं। इन अर्ली अप्रैल 2019, डॉक्टर सीरी शिफ्टन एंड हिज कलीग्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी बिकम द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट टू एक्सप्लोर ओबी। तो यहाँ पे आपको मिला, वो क्या कह रहा है कि ये बंदे जो थे ये पहले थे, फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट थे, जबकि उसने आपके क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि इनसे पहले ये रिसर्च हो चुकी हुई है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? एट द केलो साइट्स द रिसर्चर फाउंड द फर्स्ट क्लैम शेल एक्सिस। अब देखें उस यहाँ पे उस इस पूरी लाइन में क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? रिसर्चर फाउंड द फर्स्ट क्लैम शेल एक्सिस एवर टू बी डिस्कवर्ड इन द रीजन। तो अब वो कह रहा है कि इन इन लोगों ने क्या किया था कि पहली जो है पहले जो काम शेल एक्सिस हैं या क्लैम शेल एक्सिस हैं जो भी हैं,
इनको डिस्कवर किया था। तो आपने अब ढूंढना है कि क्या वाकई ऐसी बात थी, उन्होंने पहली दफा इसको डिस्कवर किया था या इससे पहले भी हो चुका था। अगर तो वाकई ऐसी बात हुई तो हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रू है। अगर ऐसा ना हुआ, इनसे पहले ही ये रिसर्च हो चुकी हुई, तो ये हमारा जो है फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बारे में डिस्कस ही नहीं हुआ कि ये जो आपके, हो सकता है उसने काम शेल एक्सिस को डिस्कस किया हो, लेकिन ये मेंशन ना किया हो कि इनकी रिसर्च पहले से हो चुकी है या इनकी रिसर्च कब हुई, तो उस सूरत में आपका जो आंसर है वो नॉट गिवन होगा। तो इसको ढूंढते हैं, यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगा, होप सो। अच्छा। अच्छा, इसमें ये जो हमें एक मिला हुआ है नेम किसी चीज का, तो वो इसके बारे में जो है वो बात हुई है। एक्सिस एट केलो वर मेड यूजिंग क्लैम शेल्स एक्सिस। अब उसने ये बता दिया कि क्लैम शेल्स को यूज करते हुए एक्सिस बनाए हैं हमने। अब हमने ढूंढना ये है कि जो है इन लोगों ने पहले डिस्कवर किए थे या इससे पहले भी हो चुके हुए थे। शेल्स from roughly the same time had also previously been found elsewhere in the region। तो ये देखें, उसने यहाँ पे बता दिया कि previously been found, तो कहीं और भी ये जो थे इनके असरात पहले से मौजूद थे। जबकि इसने क्वेश्चन में ये कहा कि ये जो रिसर्चर थे ये पहले थे जिन्होंने इसको ढूंढा था, डिस्कवर किया था। तो ये हमारा आंसर जो है वो हमें फॉल्स मिल गया, कंप्लीटली कंट्राडिक्ट कर गया। को पहले से ही हमने अंडरलाइन किया, तो इसको रीड आउट करते हैं। The oldest cultural layer from the Kelo site provides the team that the earlier record for human occupation on Obi dating back around the 18,000 years। अब इसमें साइज की तो कोई बात नहीं हुई, तो नेक्स्ट रीड करते हैं। At this time the climate was drier and cooler than today and the Iceland dense rainforests would likely have been less impenetrable than they are now। अब इसमें भी साइज की कोई बात नहीं हुई, मौसम की बात कर रहा है। Sea levels were about 120 meters lower, meaning Obi was much larger Iceland। अब देखिए साइज की उसने बता दिया लार्जर, तो हो सकता है हमें यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाए। Encompassing what is today the separate island of Bissa as well as several other small island nearby। अब पहले वो क्या कह रहा था? The size of Obi today is less than it was 18,000 year ago। तो वो ये कह रहा है कि ये जो ओबी आइसलैंड है हमारा, इसका आज का जो साइज है वो कम हो गया है। ठीक है। अब वो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि जब बारिशें हुई हैं, बारिशों से जो है मौसम चेंज हुआ है, तो चेंज होने से क्या हुआ है, सी लेवल्स वार, बारिशों बारिशें हुई है या नहीं हुई, कुछ उसने यहाँ क्लाइमेट चेंज की बात की है, मुझे नहीं पता, याद नहीं रहा क्या उसने एग्जैक्ट बात की है। अच्छा, बल्कि बारिश की इसने बात नहीं की, इसने कहा कि क्लाइमेट जो है वो ड्राई हुआ और फिर क्या हुआ, सी लेवल्स वर अबाउट 120 मीटर्स लो, लो हो गए, कम हो गए। मीनिंग ओबे वाज अ मच लार्जर आइसलैंड। जो ओबे था वो क्या था कि बहुत बड़ा आइसलैंड था। इन कंपासिंग व्हाट इज टुडे, आज का मतलब बड़ा था, तो हमारा आंसर ट्रू होगा, ना कि नॉट गिवन। है ना, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी कि किस तरह आपने इसको जोड़ना